कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। गुलाब और मोगरे की खुशबू हवा में घुली थी। कमरे में फैले फूल और जगमगाती कैंडल्स माहौल को रोमांटिक बना रही थीं। मगर पायल को ऐसा लग रहा था जैसे यह सब उसके लिए जहर हो। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से तेजी से धड़क रहा था। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। आने वाले खूबसूरत रोमांटिक पलों के लिए उसके दिल में कोई गुदगुदी नहीं, बल्कि एक डर की तेज लहर से उठ रही थी। उसने आज तक जितना भी अमन जोशी के बारे में सोच रखा था, उसका दिल यही सोचकर कांप रहा था। वह कमरे में आने के बाद उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। वो सिर झुकाए, सजी धजी गोल्डन और लाल लहंगे में बैठी थी, अपनी हथेलियों की नमी को साफ करती हुई। वो दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह आज की रात अच्छे से गुजर जाए। लेकिन उसे नहीं पता था, ये रात उसकी जिंदगी के लिए बर्बादी की रात साबित होने वाली थी। उसका यह नाजुक सा वजूद, जिसे देखकर किसी नाजुक सी गुड़िया का गुमान होता था, आज अमन जोशी बुरी तरह रद्द वाला था। दरवाजा खुलने की आवाज आई। वह चौंक गई, सांसें तेज हो गई, फर्श पर बाहरी कदमों की आहट गूंजने लगी और अगले ही पल अमन जोशी कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। सफेद कॉटन का सूट कोहनी तक छड़ी, इतरीदार बाजुए, चौड़े कंधे, लंबा कद, गंभीर अंदाज। अगर वह किसी शहजादे की तरह दिख रहा था तो उसके सख्त हाव भाव उसे किसी निर्दय बादशाह से कम भी नहीं बना रहे थे। उसके कदमों की आहट महसूस करके पायल का दिल बुरी तरह धड़का था। उसने नेट के घूंघट से नजरें उठाकर अमन जोशी को देखा था और उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही वह बुरी तरह डर चुकी थी। उसने जिस तरह टाके की आवाज से दरवाजा बंद किया था, पायल समझ चुकी थी कि वो कितना गुस्से में है। अमन कुछ कदम चलते हुए पायल के करीब आया और वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हाथ बांधकर कठोर नजरों से उसे घूरता रहा। पायल ने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत डरी हुई थी कि तभी उसके कानों में अमन जोशी की एक गंभीर और दिल को तोड़ने वाली आवाज सुनाई दी। ये रात मेरी जिंदगी के लिए सबसे बदनसीब रात है, जिसे मेरे नसीब में लिख दिया गया। अमन की आवाज में जहर घुला हुआ था। तुमने तो सपने देखे होंगे कि आज की रात तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन सपना बनेगी, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हारी उम्मीदें पूरी करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें एक ऐसी सजा देने आया हूं जिस सजा का दर्द तुम जिंदगी भर महसूस करोगी। पायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। जानती हो ना, तुम कौन हो? अमन ने और कड़वाहट उंडेला। मेरी सौतेली माँ की लावारिस भांजी, जिसे वह जबरदस्ती मेरे गले में डाल गई। और जब मैं अपनी सौतेली माँ से नफरत करता हूँ, तो उसकी भांजी को अपनी जिंदगी में शामिल कैसे कर सकता हूँ? पायल ने मुश्किल से अपने कांपते हाथों को काबू में किया। वो कुछ पल के लिए खामोश हुआ, फिर आगे बोला, तुम सोच रही हो कि जब शादी हो गई तो मैं इस रिश्ते को निभाऊंगा और तुम्हें दिल से अपना लूंगा। वह बेअंक से हंसा। तुम जैसी कमजोर और बेसहारा लड़की के लिए किसी चमत्कार की उम्मीद रखना बेवकूफी नहीं तो और क्या है। उसकी हंसी और भी जहरीली हो गई। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके शब्दों में छलकती नफरत और गुस्से को देखकर पायल का दिल किया कि उठकर भाग जाए, मगर उसके पांव बेजान हो चुके थे। अमन जोशी आगे बढ़ा और उसके कान के पास झुककर उसके करीब होकर सरगोशी करने लगा। याद रखना, शादी हुई है तो सुहाग रात तो जरूर मनाऊंगा। अपने अंदर के मचलते जज्बातों को सुकून दूंगा। आज की रात तो मेरे बिस्तर की शोभा बनोगी, लेकिन कल मैं तुम्हें इसी हाल में छोड़कर, तड़पता हुआ छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं किसी जबरदस्ती थोपी गई लड़की को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का इरादा नहीं रखता। पायल के पलकों पर आंसू ठहर गए। उसका वजूद कांप रहा था। और हाँ, अमन ने सीधा खड़े होकर सर्द अंदाज में कहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी बरतूंगा। मैं वह सब कुछ करूंगा जो मेरे वजूद को सुकून पहुंचाएगा और तुम्हें हर लम्हा याद दिलाऊंगा कि तुम मेरे लिए क्या हो। एक नापसंद बोझ पायल ने बेइख्तियार खुद को पीछे किया था, लेकिन अमन के तवर बता रहे थे उसकी कोई भी कोशिश बेकार जाएगी। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बेड पर आ गया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं और पायल के चेहरे पर जमी थी। हाथ आगे करो, उसकी भारी आवाज कमरे में गूंजी और पायल का दिल कांप कर रह गया।
उसने सिर झुकाकर सिमट की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल अमन जोशी ने झपट कर उसका नाजुक हाथ थामा। उसकी पकड़ सख्त थी। छोड़ दीजिए प्लीज पायल की कांपती हुई आवाज मुश्किल से निकली, मगर अमन के चेहरे पर कोई असर ना हुआ। छोड़ दूं, वो एक कड़वी हंसी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी विनती पर मैं अपना हक छोड़ दूंगा? सिर्फ एक रात ही तो चाहिए, अच्छे से दे दो। वैसे भी पति को खुश करना तो पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। वह एक तंजिया अंदाज में बोला था। पायल ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर अमन गुस्से में आकर उसका घूंघट उतारकर फेंक चुका था। लेकिन उसके मासूम से चेहरे पर नजर पड़ते ही वह कुछ पल हैरानी से साख रह गया। उसकी आंखें जैसे किसी जादू में बंध गई थीं। उसके सामने एक चांद सा चेहरा था। बड़ी बड़ी नम आंखें, भीगी पलकें, हल्के से कांपते हुए होंठ और वो खूबसूरत मासूमियत से भरा चेहरा जो बिना किसी गहने के भी दिल को कैद कर लेने की ताकत रखता था। अमन ने इससे पहले भी कई खूबसूरत चेहरे देखे थे, शायद पायल से भी ज्यादा, लेकिन जो मासूमियत पायल के चेहरे पर थी, वह मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। अमन का सख्त चेहरा कुछ पलों के लिए बेजान सा हो गया, जैसे वह अपनी जगह जमसा गया हो। दिल की धड़कन एक पल के लिए ठहर गई, मगर फिर जैसे कोई जादू टूटा हो। उसे याद रहा तो बस इतना कि वो उसकी सौतेली माँ की रिश्तेदार है, जिस औरत से वह सबसे ज्यादा नफरत करता है। उसने सख्ती से चेहरा घुमा लिया। कमरे में कुछ सेकंड के लिए गहरी खामोशी छा गई। अमन जोशी की बदलती हालत को पायल ने भी महसूस कर लिया था, और उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जागी थी कि शायद आज उसकी रिहाई हो जाए। बड़ी ही उम्मीद के साथ पायल की कांपती हुई आवाज उभरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो घुटी घुटी आवाज में बोली। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे सजा मत दीजिए। लेकिन शज की आंखों में फिर वही बशियन लौटाई, माफी। वो कड़वी पायल के साथ उसकी ओर झुका। किस बात की माफी मांग रही हो? हाँ, पायल ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर अमन ने झटके से उसे पकड़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये मासूमियत का नाटक मेरे सामने मत करो। उसकी आवाज किसी जहर में डूबे खंजर की तरह थी। तुम्हारी मानसी ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी, और वह कीमत मैं आज ही लूंगा। यह कहकर वो उसके करीब हुआ था। उसके पहले स्पर्श पर ही पायल की जान जैसे उसके शरीर से निकल गई थी। एक तंजिया हंसी हंसते हुई अमन ने उसके चेहरे को ऊपर उठाया था, जहां उसके होठों से खून की बूंदें छलक रही थी। ये मेरी नफरत की पहली निशानी थी। अब आगे की नफरत सहने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर उसने लाइट ऑफ कर दी, जबकि पायल ने आंखें बंद करते हुए खुद को संगदिल इंसान के हवाले कर दिया था रात के अंधेरे में। जब अमन के हाथों ने पायल की खूबसूरती को महसूस किया, तो एक पल के लिए उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। लेकिन वह अपने दिल में पायल के लिए कोई जज्बात पालना नहीं चाहता था। उसने बचपन से लेकर अब तक जितनी तकलीफें उठाई थीं, उन सब तकलीफों का बदला वह पायल से लेना चाहता था। अमन का रवैया एक बेरहम झल्लाद जैसा था, जिसे जरा भी रहम महसूस नहीं हो रहा था। उसका हर स्पर्श पायल के लिए एक दर्दनाक सदमे जैसा था। वह पूरी ताकत से खुद को उससे अलग करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी ताकत के सामने बेबस थी। बस बस करें, मैं इससे ज्यादा नहीं सह सकती। मगर अमन जोशी पर कोई असर न हुआ। वह अपनी सौतेली माँ की नफरत में इस कदर अंधा हो चुका था कि इंसानियत को कहीं पीछे छोड़ चुका था, और इस समय सिर्फ एक दरिंदा, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ आज की रात अपने हक के लिए बनी थी, और वह हक एक ऐसी लड़की से छीन रहा था जो इस पूरे मामले में बिल्कुल निर्दोष थी, जिसने कोई गलती नहीं की थी। वो पायल थी, जो कभी अपनी माँ के सामने उफ तक नहीं करती थी। माँ के गुजर जाने और पिता के चले जाने के बाद वह अपनी मासी के घर आ गई थी, और आज उसी मानसी ने उसकी शादी अपने सौतेले बेटे से करवा दी थी, जो अपनी कठोरता के लिए मशहूर था। और उसने वही किया जिसका पायल ने अंदाजा लगाया था। पहली ही रात उसने उसे तोड़ कर रख दिया था। निर्दोष होते हुए भी वह नफरत की भीड़ चढ़ गई थी। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी उतर रही थी, मगर यह रोशनी किसी नरमी या उम्मीद की निशानी नहीं थी। ये रोशनी एक बर्बादी का ऐलान कर रही थी, एक ऐसी रात के बाद जो किसी अजाब से कम नहीं थी। अमन जोशी आईने के सामने खड़ा अपनी सफेद शर्ट की आस्तीन चढ़ा रहा था। उसकी काली पैंट बेदाग, बाल सलीके से सेट, चेहरा सख्त और भावशून्य।
थोड़ी ही देर बाद हाथ में पासपोर्ट वीजा और एक सूटकेस था। वह हर तरह से जाने के लिए तैयार लग रहा था। उसे नजर घुमाकर बेड की तरफ देखा, जहां पायल बेहाल सी लेटी थी। उसका शरीर निढाल हो चुका था। पूरी रात उसने अमन जोशी की नफरत के जुनून को सहा था। अपने चेहरे पर किसी की नजरों की तपिश महसूस करके पायल ने धीरे से आंखें खोली, और नजरों का टकराव होते ही अमन ने जल्दी से अपनी नजरें चुराई थी। कुछ तो था जो अंदर से उसका दिल उसे शर्मिंदा कर रहा था। उस नाजुक सी लड़की के साथ उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। नफरत में वो इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अगले ही पल उसने अपने दिल में उठने वाले जज्बातों को थपकर सुला दिया था, और फिर जेब में हाथ डालकर कुछ नोट निकाले और उसके पास बेड पर रख दिए। ये लो तुम्हारी पहली रात की कीमत। शायद यही तुम्हारी औकात थी है, और हमेशा रहेगी। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन बोल न सकी। अपनी चादर को अपने आसपास लपेटे वो अपना सर घुटनों में देखकर सिसक उठी थी। आखिर मेरी गलती क्या है? क्यों मुझे सजा दे रहे हो? प्लीज इस तरह मुझे छोड़कर ना जाएं। इस रिश्ते को एक मौका दें। हम मिलकर अपनी जिंदगी खुशहाल बनाएंगे। वादा करती हूँ, आपकी जिंदगी में जितने भी गम हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, अपनी मोहब्बत से उन तकलीफों को कम कर दूंगी। मैं रिश्तों के लिए तरसी हुई लड़की हूं। पूरे मन से आपको अपना पति माना है, और पूरे मन से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। उसने बेबसी से नजर उठाकर अमन जोशी को देखा था। वह उसे रोक लेना चाहती थी, अपने रिश्ते की बेड़ियां उसके पैरों में डालना चाहती थी, लेकिन वह कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं इस रिश्ते को निभाने के सारे मौके तुमसे छीन लेना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर जाकर उसने एक आखिरी नजर उस पर डाली, फिर झटक कर सूटकेस उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके जूतों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई, और फिर कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। पायल बैठी बेबसी से रो पड़ी। बिस्तर पर बिखरी चादर उसकी बेबसी की गप थी, और वह नोट उसकी बेकद्र का सबूत। बाहर कार का दरवाजा बंद होने की आवाज आई, फिर इंजन स्टार्ट होने की गूंज, और अगले ही पल अमन जोशी लंदन के लिए रवाना हो चुका था, अपनी नई जिंदगी की ओर। और पायल, वो वहीं पीछे छूट गई। उजड़ी हुई, बिखरी हुई और पूरी तरह टूट चुकी पायल की जिंदगी पहले भी बेरंग थी, और अब तो और भी बेरंग हो गई थी। दिन और रात अपनी रफ्तार से बीत रहे थे, लेकिन उसे अपना होश भी नहीं था। 2 महीने बाद कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, मगर अंदर बैठी पायल के लिए रोशनी बेमानी थी। खिड़की के पास बैठी किसी बेजान मूर्ति की तरह दिख रही थी। आंखें शून्य में टिकी हुई, चेहरा बुझा बुझा, और शरीर जैसे किसी अनजाने बोझ के तले दब चुका था। 2 महीने बीत चुके थे, मगर उसकी हालत ज्यों की त्यों थी, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा बदतर। उसकी आंखों के सामने वह रात किसी खौफनाक मंजर की तरह जिंदा होने लगती। वह दरवाजा खुलने की आवाज, वह बेरहम आंखें, वो जहरीले शब्द, और फिर वह बहसी लम्हे जब उसकी इज्जत तार तार कर दी गई थी, जब वह तड़पती रही, रोती रही, मगर अमन जोशी ने एक पल के लिए भी रहम ना किया, और फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी, मां पर पसीने की बूंदें उभर आई, और फिर उसके सर में तेजी से दर्द उठा। पायल ने तड़पकर सिर झटका नहीं। वह यह सब याद करना नहीं चाहती, मगर वे लम्हे किसी भूत की तरह उसके दिमाग पर हमला कर रहे थे। बही दर्द, बही जिल्लत, बही बेबसी, और बही अमन जोशी। नहीं नहीं, भगवान के लिए नहीं। वह अचानक सिर पर हाथ रखकर जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज में इतनी तकलीफ थी कि दीवारें भी कांप गई होंगी। मत करो, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। वो चीखती जा रही थी, बिलख रही थी, तड़प रही थी। उसकी सिसकियां कमरे से बाहर तक गूंजने लगी। लॉज में बैठी सीमा जी ने चाय का कप झटके से मेज पर रखा और घबराकर ऊपर की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर दाखिल हुई, उनके सामने जो मंजर था, उनका दिल चीर कर रख दिया था। पायल जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी, दोनों हाथ सिर पर रखे हुए थे। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, और वह किसी बेबस परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थी। पायल सीमा बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे उन्होंने उसे छूने की कोशिश की, पायल ने खुद को झटके से पीछे कर लिया। नहीं प्लीज अमन, भगवान के लिए मत मत करो, मत छूना मुझे। सीमा जी का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उनकी आंखें नम हो गई। पायल, मेरी बच्ची, मैं हूं तुम्हारी मानसी।
उन्होंने नरमी से कहा, मगर पायल की आंखें डर से फैली हुई थी। मत मारो मुझे प्लीज, मत छूना। उसने हाथ जोड़ दिए, जैसे कोई गुनाहगार रहम की भीख मांग रहा हो। सीमा का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने आगे बढ़कर उसे जोर से अपनी सीने से लगा लिया। बस बस मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं है, या मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी जान। पायल के जिस्म ने हल्की सी हरकत की, मगर फिर जैसे वह पूरी तरह ठंडी पड़ गई। उसके आंसू सिसकियों में बदल गए और फिर सिसकियां भी दम तोड़ गईं। उसका वजूद सीमा जी की गोद में ढह गया और अगले ही पल वह बेहोश हो गई। सीमा जी ने घबराकर उसका चेहरा थपथपा, या मगर वो बिल्कुल बेजान पड़ी रही। हे भगवान, मेरी बच्ची! उन्होंने फौरन डॉक्टर को फोन लगाया। पहली ही घंटी पर कॉल रिसीव हो गई। डॉक्टर, प्लीज तुरंत घर आ जाएं। मेरी बच्ची की हालत ठीक नहीं है। उनकी आवाज में घबराहट और बेबसी का गहरा मिला-जुला असर था। कुछ ही देर बाद डॉक्टर अहाना कमरे में मौजूद थी। सफेद ओवरकोट पहने, चेहरे पर संजीदगी और प्रोफेशनल रवैया लिए वह पायल का चेकअप कर रही थी। पायल बिस्तर पर लेटी थी, आंखें बंद, चेहरा सफेद, जैसे खून की एक बूंद भी न बची हो। सीमा उसके सिरहाने बैठी थी और आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई डॉक्टर अहाना ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी। सीमा जी, आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। उनका लहजा सख्त था। मैं समझ रही हूं, मगर हुआ क्या है? ऐसे सीमा जी की बेचैनी और बढ़ गई। डॉक्टर अहाना ने एक पल के लिए उनकी ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर धीरे से बोली, यह इस वक्त गंभीर मानसिक और शारीरिक कमजोरी का शिकार है। इनके लिए इस हालत में रहना बेहद खतरनाक है। इन्हें सही वक्त पर खाना चाहिए, आराम चाहिए और सबसे बढ़कर मानसिक सुकून चाहिए। लेकिन लेकिन इतनी कमजोर क्यों है? और इस हाल से क्या मतलब है? आपका ये किस हालत में है? मैं समझ नहीं पा रही। डॉक्टर सीमा जी का दिल किसी अनजाने डर से कांप उठा। डॉक्टर अहाना कुछ पलों के लिए चुप रही, जैसे सही शब्द तलाश कर रही हो। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, क्योंकि ये उम्मीद से है। सीमा जी कमरे में सन्नाटा छा गया। सीमा जी का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। क्या उनके होंठ कांपे? सच कह रही हैं आप? डॉक्टर रन्ना ने सिर हिलाया। जी, और इनकी हालत बहुत नाजुक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चा शायद बच ना सके। डॉक्टर अहाना की इस खबर पर सीमा जी को लगा जैसे जमीन उनके कदमों के नीचे से खिसक गई हो। आपको हर हाल में इनका ख्याल रखना होगा। खाने पीने का खास ध्यान रखें। उन पर कोई दबाव न डाले, वरना इनके लिए बहुत खतरा हो सकता है। यह कहकर डॉक्टर अहाना ने कुछ और जरूरी हिदायतें दी। फिर पायल पर एक हमदर्दी भरी नजर डालकर वहां से चली गई। सीमा जी ने कांपते हाथों से पायल के माथे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गहरी शर्मिंदगी उतर आई थी। उनकी आवाज एक सरगोशी जैसी थी। मेरी बच्ची, तुम मेरी सजाओं की भेड़ चढ़ गई हो। उनकी आंखों के सामने उनका अपना अतीत घूम गया। वही अमन का बचपन, वही वक्त जब उन्होंने अमन के साथ जुल्म किया था, जब उन्होंने मासूम को सिर्फ अपने गुस्से, अपनी नफरत और अपनी अनाकी भेड़ चढ़ा दिया था। कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं थी जो उन्होंने मासूम से अमन को नहीं दी थी। एक मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्होंने उसे बेबुनियाद मारा, उसे ताने दे, उसका दिल जख्मी किया, और आज मेरा अपना खून उसी अजियत में पड़ा है। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्या यही मेरे पापों की सजा है? उन्होंने ठंडी सांस लेकर पायल के माथे को चूमा, जैसे अपनी हर खता का पश्चाताप कर रही हो। मैंने अमन के साथ जो किया, शायद उसी का बदला वह तुम्हें इस तबाही की राह पर खड़ा करके ले रहा है। उन्होंने जोर से अपनी आंखें मींच ली। दो आंसू टूटकर उनके गालों पर लड़क आए। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। सीमा जी के लिए पायल को संभाल बहुत मुश्किल हो रहा था। जब उसे इस बात का पता चला कि वह मां बनने वाली है, वह बहुत रोई थी। उसे नहीं चाहिए था ये बच्चा, उसकी नफरत की निशानी। जो नफरत अमन जोशी शादी की पहली रात उस पर ऊंडे लाकर चला गया था। वक्त और तेजी से गुजरता गया और अब 7 महीने का अरसा बीत चुका था। अस्पताल का कमरा खामोश था, मगर इस खामोशी में एक अजीब सी उदासी घुली थी। नरम सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैली थी और बिस्तर पर लेटी पायल गहरी नींद में थी। उसका चेहरा जर्द था, आंखों के नीचे गहरे साए थे और वह बेहद कमजोर लग रही थी, जैसे महीनों की तकलीफ और थकान ने उसके वजूद को निचोड़कर रख दिया हो। उसके पहल में नन्हा सा वजूद सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ बेखबर सो रहा था।
उसका मासूम सा चेहरा, गुलाबी होंठ बंद आंखें, उसका मासूम सा चेहरा जो बिल्कुल अमन की कॉपी था। अमन का खून, वही अमन जिसने उसे तबाह कर दिया था और फिर पलटकर कभी खबर तक ना ली थी। सीमा जी एक तरफ खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह कई तक बस उस नन्हे वजूद को देखती रही। फिर उन्होंने नजर उठाकर जोशी साहब की तरफ देखा, जो ऊपर से मजबूत नजर आ रहे थे, मगर उनके चेहरे की झुर्रियां उनके टूटे हुए दिल की दास्तान बयान कर रही थी। सीमा ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, आप अपने बेटे को फोन करें, बताएं उसे कि उसकी औलाद हुई है। शायद वह आ जाए, शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। जोशी साहब ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ सिर झुका लिया, जैसे इन शब्दों की कोई उम्मीद ना हो। उन्होंने जेब से अपना मोबाइल ली, मगर स्क्रीन पर नजर पड़ते ही उन्होंने थकी हुई सांस ली और फोन को वापस बंद कर दिया। वो मेरी बात नहीं सुनता। सीमा, उनकी आवाज में हार का एहसास साफ नजर आ रहा था। वह मेरी कॉल रिसीव तक नहीं करता। सीमा जी ने बेबसी से उन्हें देखा। क्या तुमने आज कोशिश की? जोशी साहब ने सर हिलाया। ना जाने कितनी बार कोशिश कर चुका हूं पायल की हालत बताने के लिए, उसके दर्द का एहसास दिलाने के लिए, मगर वो उसने एक बार भी पलटकर नहीं पूछ। सीमा जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका दिल चाहा चीख चीख कर अमन को कोसे, उसे झकझोड़, मगर वह जानती थी कि जिसके अंदर एहसास मर जाए उसे कोई पुकार वापस नहीं ला सकती। तो यह तुम्हारी परवरिश थी। उनका लहजा कड़वा हो गया। था एक बाप अपने बेटे को कितनी बार फोन करे कि तुम्हारी बीवी तबाह हो रही है, तुम्हारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, और वह सुनने तक को तैयार नहीं। जोशी साहब ने दुख से अपनी बीवी को देखा। क्या मैंने कम तकलीफ सही है? मैं भी बाप हूं, मगर एक ऐसा बाप जिसका बेटा उसे अहमियत देना तो दूर सुनना भी घबरा नहीं करता। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। बाहर रात का अंधेरा गहराता जा रहा था और अंदर दो हारे हुए इंसान एक दूसरे के सामने खड़े थे। पायल गहरी नींद में थी। उसके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और उसका मासूम सा बच्चा, जो अभी दुनिया में आया था, इस बेखब में सो रहा था कि जिसके नाम का वह बारस था, वह शायद उसे अपनाने कभी ना आए। 1.5 साल बाद जैसे वक्त एक सा नहीं रहता, वैसे ही दुख भी हमेशा एक से नहीं रहते। हवेली के हरे भरे लन में शाम की सुनहरी रोशनी मुलायम घास पर छन छन कर गिर रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर कहीं परिंदे अपने घोंसले को लौट रहे थे। लॉन के बीचों बीच पायल सफेद कपड़ों में बैठी थी। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी बिरानी नहीं थी। अब वह जिंदगी की तरफ धीरे धीरे लौट रही थी। उसकी गोद में एक छोटा सा गुलाबी गालों वाला बच्चा बैठा हुआ था, जो अपनी तोतली जुबान में कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। वह कभी अपनी नन्ही उंगलियां अपनी माँ के चेहरे पर रख देता, कभी उसके कपड़ों को मुट्ठी में जकड़ बढ़कर खींचने लगता, और कभी अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से पायल को देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अहम बेटा, चम्मच पकड़ो, थोड़ा सा तो खा लो, पायल ने नरम लहजे में कहा और चम्मच उसके मुंह के पास ले गई नहीं। अहम ने तुरंत गर्दन झटक नन्हे नन्हे हाथों से चम्मच को पीछे धकेलने की कोशिश की और फिर अचानक उसकी गोद से निकलकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। अहम, पायल ने हैरानी से उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो तो बिजली की तरह लन में दौड़ पड़ा। नन्हे कदम, छोटी छोटी खिलखिलाती हुई सी हंसी पायल एक पल के लिए थक कर बैठी, फिर मुस्कुराते हुए दोबारा उसके पीछे दौड़ी। अहम, इधर आओ बेटा, कहाँ जा रहे हो? अहम हंसता हुआ आगे आगे भाग रहा था और पायल उसके पीछे पीछे। सीमा जी, जो अंदर बैठी चाय पी रही थी, जब बाहर से खिलखिलाहट की आवाज सुनी तो उनके कदम बेकाबू होकर लन की तरफ बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने पायल को अपने नन्हे से बेटे के पीछे भागते देखा, उनके लबों पर एक पायल भरी, एक सुकून भरी पायल आ गई थी। क्या हो रहा है? उन्होंने पायल को छेड़ने के अंदाज में कहा। पायल हाथी हुई रुक गई। मासी जी देखिए, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, बस दौड़ने में माहिर हो गया है। सीमा जी हंसते हुए आगे बढ़ी और झट से अहम को गोद में उठा लिया। छोटे नवाब, इतनी शरारत क्यों कर रहे हो? अपनी माँ के साथ अहम ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उन्हें देखा और फिर एकदम से खिलखिलाकर हंस पड़ा, जैसे उसे पता हो कि वो सबकी जान है। अब देखना तुम्हें खाना कैसे खिलाते हैं, सीमा जी ने शरारत से कहा और पायल को आंख मारी। दोनों ने मिलकर जबरदस्ती चम्मच अहम के मुंह के पास किया। पहले तो वो विरोध करता रहा,
हाथ पैर मारे और मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया, मगर जैसे ही चम्मच उसके होठों तक पहुंचा, वो बेवजह चम्मच को मुंह में ले गया और मजे से चबा गया। पायल ने मुस्कुराकर अहम के छोटे छोटे बालों में उंगलियां फेरी। यह हमारा शहजादा है? हाँ बिल्कुल। सीमा जी ने पायल के कंधे पर हाथ रखा। और तुम मेरी बहादुर बेटी हो। इस 1.5 साल के सफर में सीमा जी ने कई मुश्किल दौर देखे थे। कई बार वह टूट कर बिखरी थी, कई बार वो रोई थी, कई बार वह इतनी बेचैन हुई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया था। वह अहम को अपनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, मगर फिर एक माँ की ममता जाग उठी थी। उसने अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा ही लिया था। और फिर वो दिन था, और आज का दिन। वह बदल गई थी एयरपोर्ट। 3 साल बाद एयरपोर्ट की ऊंची ऊंची इमारतों के शीशों से छनकर आती रोशनी उसके चेहरे को हल्का सा सुनहरा बना रही थी। 3 साल बाद वह इस सरजमी पर कदम रख चुका था जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका था। अमन जोशी, जो पहले ही बेहद खूबसूरत था, अब और भी रोबदार और आकर्षक लग रहा था। उसका गंभीर चेहरा, चमकती गहरी आंखें, मजबूत जबड़ा और हल्की बड़ी हुई शेप उसे और भी गंभीर और मैच्योर बना रही थी। वो ब्लैक पैंट और शर्ट के ऊपर डार्क ब्राउन ओवरकोट पहने खड़ा था। हाथ में मोबाइल पकड़े वह बेचैनी से स्क्रीन पर नजरें जमाए खड़ा था, जबकि दूसरी तरफ उसका पर्सनल असिस्टेंट पसीने में भीगा खड़ा था। अमन जोशी के माथे पर हल्की तोरी थी। सब्र का दामन वह पहले ही छोड़ चुका था। ये बुकिंग कैंसिल किसने की? उसने सख्त अंदाज में पूछा। असिस्टेंट ने सूखे होठों पर जबान फेरी और नजरें चुराते हुए बोला, सर, ये जोशी साहब ने क्या? अमन के चेहरे की जाबी और सख्त हो गए। उसकी उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। जी सर, उनके खास हुक्म पर। असिस्टेंट हिचकचाया। अमन ने गुस्से से मोबाइल बंद कर दिया, जेब में हाथ डालकर कार की चाबी टटोलने लगा। मगर याद आया कि यहाँ उसकी पर्सनल गाड़ी मौजूद नहीं थी। 3 साल में उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। एक बार भी इस सरजमीन से जुड़ने की कोशिश नहीं की थी, जहां वह पला बड़ा, जहां उसका बचपन और परिवार था। वह सख्त टेबल लिए बाहर निकला। एयरपोर्ट के बाहर आते ही हल्की ठंडक ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर तो जैसे आग लगी थी। सड़क पर खड़ी टैक्सियों को निगाहों से परखा, फिर एक को हाथ देकर रोका। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी रोकी। जी साहब, कहाँ जाना है? जोशी हवेली ड्राइवर ने हैरत से एक पल को अमन को देखा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, मगर फिर सर झुकाकर दरवाजा खोल दिया। अमन गाड़ी में बैठते ही लंबी सांस लेकर सीट से टेक लगा गया। लंदन की बिजनेस लाइफ ने उसकी शख्सियत में और भी संजीदगी भर दी थी, मगर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में अब भी एक खालीपन मौजूद था, जिसे वह खुद भी महसूस नहीं कर पाता था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए उसने सरकोशी में खुद से कहा, शायद यहाँ आना मेरी गलती है, मगर किस्मत उसे यहाँ किसी बड़े मकसद के लिए लेकर आई थी। और वो इस हकीकत से अनजान था कि हवेली में न सिर्फ उसका अतीत बल्कि उसका भविष्य भी उसका इंतजार कर रहा था। एक नन्हा सा वजूद जो उसका खून था, जो उसकी नफरत और बेदर्दी का मेल था, और जिसकी हंसी में शायद वह नरमी थी जो शिव हो चुका था। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे पर कार के टायर रुके तो गेटकीपर ने झट से दरवाजा खोला, मगर अगले ही पल सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। न साल पहले जो इंसान इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ गया था, वो आज रात के इस पहर अचानक यूं लौट आया था, जैसे किसी अधूरे ख्वाब का बिछड़ा किरदार हकीकत में वापस आ गया हो। अमन जोशी ने एक सरसरी नजर गेट कीपर पर डाली और बिना किसी प्रतिक्रिया के अंदर कदम बढ़ा दिए। उसके पीछे उसका पर्सनल असिस्टेंट खामोशी से चल रहा था। गेस्ट रूम में जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी, उसने सपाट लहजे में अपने असिस्टेंट से कहा और खुद अपने कमरे की ओर बढ़ गया। उसे यकीन था वहां हमेशा की तरह बस तन्हाई होगी। वह दरवाजे तक पहुंचा, हल्का सा धक्का दिया और जैसे ही अंदर कदम रखा, मध्यम रोशनी में एक नाजुक सा औरत का वजूद नजर आया, जो बिस्तर पर सपनों की दुनिया में गुम था। अमन की सांस एक पल को थम गई। पायल, उसका दिल अजीब से अंदाज में बेचैन हुआ था। वह मुश्किल से आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि अचानक बिस्तर पर पड़ी वह हल्का सा हिली। वह किसी आहट से जाग चुकी थी। पायल ने आंखें मलते हुए अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर जैसे ही उसकी निगाह सामने ने खड़े शख्स पर पड़ी,
उसका पूरा जिस्म एकदम साख हो गया, सांसें अटक गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने बहम समझकर दोबारा पलकों को झपका। या मगर सामने खड़ा शख्स वाकई अमन जोशी था, उसका पति, जिसे वह 3 साल पहले अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल चुकी थी। और आज वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। उस रात का दर्द, बेइज्जती उसे फिर से याद आने लगे और वो खौफजदा नजरों से अमन को देख रही थी, जबकि अमन की निगाहें उस पर जमी हुई थी। मगर अचानक ही उसकी निगाहें पायल के बराबर में सो एक छोटे से मासूम वजूद पर जटकी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, लेकिन पायल डर से और पीछे हट गई। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, उसके हाथ कांप रहे थे, मगर अमन का पूरा ध्यान अब बिस्तर पर पड़े उस मासूम चेहरे पर था। ये कौन है? उसका लहजा ठंडा था, मगर उसमें एक अनजानी सी कपकपी थी, जैसे वह खुद भी अपने सवाल से डर रहा हो। पायल की जबान जैसे तालों में जकड़ गई थी, उसके होंठ कांपे, मगर वह कुछ कह ना सकी। अमन के चेहरे पर इतने रंग बदल रहे थे कि पायल समझ ही नहीं पा रही थी कि इस वक्त उसकी हालत क्या हो रही है। कमरे में मौत जैसी खामोशी थी, मगर अमन के दिल में एक तूफान उठकर खड़ा हुआ। वह बेसब्री से आगे बढ़ा, उसकी नजरें बार बार पायल से उस नन्हे बुझू तक जा रही थी। कौन है यह? उसकी आवाज धीमी मगर जहर में डूबी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। पायल की सांसें अटक गई। उसने अमन की आंखों में जलते शोले देखे और सहम कर और भी पीछे हट गई। मैंने पूछा, ये कौन है? इस बार उसका लहजा ज्यादा सख्त और सवाल का बार और गहरा। पायल की नजरें जमीन पर थी, वह चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अमन की बर्दाश्त जवाब दे गई। उसने झटके से आगे बढ़कर उसका बाजू कसकर पकड़ लिया और झंझोट कर रख दिया। पायल, ये बच्चा कौन है? उसका लहजा गुस्से से भरा था। पायल ने सहम कर आंखें बंद कर लीं। आंसू गालों पर लड़क आए। पायल, अमन की गिरफ्त और भी ज्यादा कस गई थी। अहम, आपका बेटा? वो हिचक चाहते हुए रोते रोते बोल पड़ी। क्या अमन का दिल एक पल के लिए थमसा गया था? मेरा बेटा, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इन शब्दों ने जैसे कमरे में धमाका कर दिया। अमन की पकड़ ढीली पड़ गई, वह पलके झपका तक भूल गया। अमन के शब्द गले में ही अटक गए थे। उसने बेयकीनी से एक कदम पीछे लिया, जैसे अपने ही वजूद की सच्चाई से भागना चाहता हो, मगर हकीकत उसे जकड़ चुकी थी। यह मेरा बेटा है, उसकी आवाज में अब एक फुसफुसाना। पायल ने भीगी आंखें उठाई और बस हल्का सा सिर हिला दिया, और अमन का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। वो तो उसकी नन्ही नन्ही बंद मुट्ठी ना जोशी, वो होले से बुदबुदा आया, जैसे सच को स्वीकार करने की कोशिश कर रहा हो। उसके वजूद का हिस्सा, उसका लहू, उसकी नस्ल 3 साल पहले जिसे वह पीछे छोड़ आया था, वह आज उसके सामने था, एक नन्ही सी जान की सूरत में। वसा सांस लेना तक भूल गया, अपने दिल में उड़ते तूफान को समझ नहीं पा रहा था। और पायल, पायल तो अब भी सहमी हुई खड़ी थी, रोती आंखों से उस इंसान को देख रही थी जिसने बरसों पहले उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। मगर आज उसकी दुनिया उसके सामने सांस ले रही थी। वक्त जैसे थम गया था, उसका दिल अजीब सी शिद्दत से धड़क रहा था। वह अपनी जगह पर जड़ हो गया, नजरें अपने बेटे पर टिकी रहीं। वो नन्हा सा वजूद, जो उसके वजूद का हिस्सा, वो एक झटके से बिस्तर के पास पहुंचा और झुककर अपने बेटे को अपनी में उठा लिया। जैसे ही उस नन्ही सी जान को उसने अपने सीने से लगाया, एक अनोखा सा एहसास उसके अंदर समा गया। वह जो हमेशा कठोर रहा था, जिसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आए थे, जिसने अपनी सौतेली माँ के जुल्म खामोशी से सहे थे, वो अमन जोशी आज अपनी औलाद को बाहों में भरकर रो रहा था। मेरा बेटा, मेरा अहम, वो धीमे से बुदबुदा आया, जैसे खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह हकीकत है, कोई सपना नहीं। पायल हैरानी से यह मंजर देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अमन, जो 3 साल पहले उसे इस हाल में छोड़कर चला गया था, वह इस तरह लौटेगा। वह तो समझी थी, अगर वह कभी वापस आया तो शायद इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर दे। मगर यहां तो सब उल्टा हो गया था। अपनी जिद, अपनी बेरुखी, सब भूल चुका था। अपने बच्चे को बाहों में और भी जोर से कस लिया। नन्हा सा अहम जाग चुका था। अमन के मजबूत बाजुओं में आते ही वह ऊंची आवाज में रोने लगा। उसकी नन्ही नन्ही मुट्ठियां हवा में बेतरतीब हिल रही थी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। शायद वो इस अजना अभी इंसान को पहचान नहीं पाया था, जो आज पहली बार उसे अपनी बाहों में ले रहा था। मेरे बेटे, मैं हूं तुम्हारा पापा।
अमन ने कांपती आवाज में कहा और बच्चे के बालों में हल्के से हाथ फिराने लगा। पायल के आंसू उसके गालों पर फिसलने लगे। वह बेयकीनी से ये सब कुछ देख रही थी। दिल में अजीब सी हलचल थी। 3 साल पहले जो इंसान बेखबर था, वह आज अपनी औलाद के लिए इतना नरम कैसे हो सकता था? अमन ने धीरे से बच्चे को झुलाया, मगर वह लगातार रोता जा रहा था। शायद उसके लिए यह छुअन्न थी, ये महक, ये बाहें, ये एहसास, ये सब कुछ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मेरा बेटा अमन की आवाज कांप गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू चमकने लगे। अमन ने धीरे धीरे उसे पायल की गोद में डाल दिया, जैसे वह कोई नाजुक सी चीज हो। पायल ने फौरन अहम को थामा, उसके छोटे से जिस्म को अपनी बाहों में समेटा और फिर अगले ही पल उसके माथे को चूम लिया। अमन ने गहरा सांस लेकर यह मंजर देखा जैसे वह कोई चमत्कार देख रहा हो। उसके आंसू खामोशी से गालों पर बह रहे थे, दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ तले दब चुका था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सब कुछ खत्म हो चुका हो। अहम पायल की छुअन और हल्के हल्के झूलने से शांत होता जा रहा था। उसकी आंखें नींद के असर से धीरे धीरे बंद होने लगीं। नन्हे नन्हे होंठ, हल्के से खुले सांसें धीमी पड़ने लगीं। वो एक बार फिर नींद की वादियों में चला गया। माँ की बाहों की हिफाजत में अमन ने गहरी सांस ली। फिर अचानक उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उसने एक झटके से पायल का हाथ पकड़ लिया। पायल चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में अनजानी सी घबराहट थी। क्यों नहीं बताया मुझे? अमन की आवाज धीमी थी, मगर उसमें सुलगती हुई आग थी। क्यों नहीं बताया कि तुम माँ बनने वाली हो? क्यों नहीं बताया कि मेरी औलाद इस दुनिया में आ चुकी है और अब इतना बड़ा भी हो गया है? जबकि पायल को गुस्सा आया था। वह तो सब कुछ छोड़कर चला गया था, हर रिश्ता नाता तोड़कर। फिर आज किस हक से पूछ रहा था कि उसके बच्चे की खबर उसे क्यों नहीं दी गई? बताओ पायल, मैं कुछ पूछ रहा हूं, इसीलिए नहीं बताया क्योंकि आप इस बात का हक नहीं रखते थे। उसने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया था। शायद मां बनकर वो कुछ ज्यादा ही बहादुर बन चुकी थी, वरना अमन के सामने खड़े होने की भी उसमें हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी, जबकि अमन ने आगे बढ़कर उसकी कलाई जोर से दबाई थी। वह अपना हाथ उससे छुड़ाना चाहती थी, मगर अमन की पकड़ बहुत मजबूत थी। भले मैं रिश्ता तोड़कर गया था, लेकिन फिर भी मेरा रिश्ता था और यह बच्चा मेरा खून था। अगर खून था तो कभी आपने मुड़कर यहाँ के हालात की खैर खबर क्यों नहीं ली? मासी ने, अंकल ने आपको कितने कॉल किए थे, मगर आपने कभी फोन नहीं उठाया, कभी मैसेज का जवाब नहीं दिया। अमन ने हैरानी से उसे देखा। झूठ मत बोलो पायल। उसके लहजे में एक बार फिर वही सर्दी उतर आई जो 3 साल पहले उसकी पहचान थी। पायल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो वही अमन था जो 3 साल पहले उसे रौंद कर गया था, वही सख्त, वही बेरहम, वही बेइंतहा। मैं झूठ नहीं बोल रही। पायल की आवाज कांप रही थी। हमने कोशिश की थी बताने की, मगर आपने हमें मौका ही नहीं दिया। आपने खुद सब कुछ नजरअंदाज किया और अब आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। अमन का दिल एक पल के लिए डगमगाया। क्या वाकई उसने खुद सब कुछ अनदेखा कर दिया? क्या वाकई वह इतना अंधा हो गया था कि उसे एहसास ही ना हुआ कि पीछे बहुत कुछ बड़ा हो चुका है? और अगर मैं खुद ना आता तो क्या? तुम सारी जिंदगी मुझे मेरे बेटे के बारे में ना बताती, वो कड़वाहट से बोला। पायल ने एक पल के लिए अपने बाजुओं में सोते हुए अहम को देखा। उसका दिल मचल उठा। अगर आप वाकई हमें जानने की ख्वाहिश रखते तो खुद लौट कर आते। अमन, मैंने किसी के रास्ते में दीवार नहीं बनाई थी। दीवार तो आपने खड़ी की थी। वह जब बोलने पर आई तो चुप नहीं हुई। वह जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी वह अमन का सामना कर सके, मगर शायद हालात से लड़ते लड़ते अब वो थक चुकी थी, इसलिए वह बोल पड़ी। अमन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ कहना चाहता था, मगर उन लम्हे शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसने गहरी नजर अपने बेटे पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से निकलता चला गया। हवेली की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। डाइनिंग टेबल पर सीमा जी और जोशी साहब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उनके चेहरों पर बीते वक्त की थकान और गहरी लकीरें थीं। अचानक दरवाजे की तरफ से आहट हुई। दोनों ने नजर उठाई और जैसे ही सामने का मंजर देखा, उनके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। अमन जोशी सफेद कुर्ता पाजामा पहने बेहद रौबदार अंदाज में अंदर आ रहा था और चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया
और अपनी प्लेट में नाश्ता निकालने लगा। नरमी से पराठे का एक टुकड़ा तोड़ा और चाय का कप होठों से लगाया, जैसे यह उसका रोज का रूटीन हो। तुम लौट आए हो? जोशी साहब की आवाज खोखली थी, जैसे उन्हें यकीन ना हो कि यह वही अमन है जो 3 साल पहले पलटकर देखने तक का रवादार न था। अमन ने बेमन से चाय का घोंट भरा और बिल्कुल सहजता से बोला, आ भी चुका हूं और जा भी रहा हूं अपनी बीवी और अपने बेटे को लेकर। यह सुनना था कि सीमा जी के चेहरे का रंग लाल हो गया। वह फौरन सीधी होकर बैठी, आंखों में गुस्से की तीव्र लपटें थीं। कोई जरूरत नहीं, वो कड़वाहट से बोली। जब 3 साल तक तुमने मुड़कर नहीं देखा, तो अब मेरी भांजी की तरफ देखने की जरूरत नहीं। तलाक दो उसे और हमारा पीछा छोड़ो। अमन का हाथ चाय के कप पर रुका। अगले ही पल पूरी डाइनिंग टेबल जोरदार आवाज के साथ पलट चुकी थी। चाय के बर्तन जमीन पर गिरे, प्लेटें टूटी और नाश्ते की चीजें चारों ओर बिखर गई। सीमा जी डर से अपनी जगह पर जम गई। उनकी सांसें अटक गईं और आंखों में असीम दहशत थी। मैं वह 6 साल का अमन नहीं जो तुम्हारी मार और तुम्हारी दहाड़ से डर जाए। उसकी आवाज इतनी गुजदार थी कि पूरी जोशी हवेली कांप उठी थी। मैं वो अमन हूं जो अब 28 साल का हो चुका हूं, जो तुम्हें पल भर में कुचल कर रख देगा। सीमा जी के हाथ कांपने लगे। उनके होंठ हल्की सी थरथराहट के साथ खुले, मगर कोई शब्द बाहर ना निकल सका। जोशी साहब ने फौरन आगे बढ़कर अमन का बाजू थामा। अमन, ये क्या बदतमीजी है? अमन ने एक झटके में अपना बाजू छुड़ाया और कड़ी नजरों से उन्हें देखा। बदतमीजी, उसकी आवाज जहर से भरी थी। बदतमीजी जी तो तब होती जब मैं चुपचाप तुम लोगों की बात मान लेता, अपनी बीवी और बेटे को छोड़कर चला जाता। जोशी साहब ने बेबसी से सीमा की ओर देखा, जो अभी तक सन्न बैठी थी। उनका चेहरा अमन के गुस्से के आगे सफेद पड़ चुका था। अब जो होगा मेरे तरीके से होगा। अमन की आवाज धीमी मगर गूंजदार थी। मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा और न किसी के कहने पर उसे छोड़ूंगा। यह कहकर उसने एक नजर कांपती सीमा जी पर डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता वहां से निकल गया। पीछे सिर्फ जोशी साहब की गहरी सांसें और सीमा जी की बेबसी बची थी। और फिर वही हुआ जो उसने कहा था। अपने पर्सनल असिस्टेंट के जरिए उसने 15 दिन के अंदर अंदर सारे मामले तय कर लिए। अपनी बीवी और बेटे का पासपोर्ट वीजा सब बनवाया और उन्हें लेकर लंदन की ओर रवाना हो गया। पायल ने बहुत विरोध किया, वह बहुत रोई। उसने साफ मना कर दिया था कि वह नहीं जाएगी। जब उसे 3 साल पहले छोड़ दिया गया था, तो अब लौटकर वो शख्स क्यों आया? अब क्यों हक जिता रहा था? किस बात की धौंस जमा रहा था? मगर वो अमन था जिसने न पहले कभी किसी की सुनी थी और न अभी। वह जब लंदन के फ्लैट में दाखिल हुआ तो पूरा फ्लैट सन्नाटे की चपेट में था। पायल छोटे से अहम को संभालने में हलकान हो रही थी, जो उसकी गोद से निकलने के लिए मचल उठा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने बेटे को गोद में उठा लिया। वह अनजाने स्पर्श को महसूस करके एक बार फिर बिलख नहीं लगा, तो अमन ने उसे कड़ी नजरों से घूरा था और गुस्से से बोला, तुम्हारी माँ ने कभी मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना तुम कर रहे हो। बाप हूं तुम्हारा। उसकी आबाबा बाज में वही रूखापन था, मगर यह सुनते ही अहम पल भर के लिए चुप हो गया और अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसे देखने लगा। फिर अगले ही पल उसने अपने नन्हे से हाथ का थप्पड़ जोर से उसके गाल पर रख दिया, जैसे अपनी सारी जुदाई का बदला ले रहा हो। फिर उसे न जाने क्या हुआ कि उसने अपने बाप के गाल पर अपने गीले होंठ रख दिए। अहम, जिसकी इस प्रतिक्रिया पर पायल ने घौर कर उसे देखा, दिल ही दिल में झलकर बोली, बाप का चमचा। जबकि अमन उसे तुरंत ही अपनी बाहों में भी छुका था। धीरे धीरे वक्त रह रहा था, लेकिन उसने पायल की तरफ अपने कदम अभी तक नहीं बढ़ाए थे। वो उसे समय दे रहा था। आज भी एक मामूली सा दिन था। सुबह से वह अहम को संभालने में लगी थी, जब अचानक अमन घर के अंदर दाखिल हुआ। हाथों में फूलों का गुलदस्ता और केक लिए वह सीधा अपने कमरे में गया, जहां उसकी पत्नी उसके बेटे को संभाल रही थी। वहां उसने फौरन ही अहम को बहुत प्यार से अपनी गोद में उठा लिया। उसके स्पर्श को महसूस करते ही अहम शांत हो गया और उसके कंधे से लगकर अपनी मां को देखने लगा। अगले ही पल अहम को गोद से उतारकर बिना कुछ बोले अमन घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और फूल अपनी पत्नी की तरफ बढ़ाते हुए उसने अपनी सारी जिद, अपना सारा अहंकार भुला दिया।
अतीत को किसी गहरे सपने की तरह भुलाकर उसने वो फूल उसके कदमों में रख दिए और भीगे लहजे में बोला, मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं, सिर्फ एक माफी का शब्द तुम्हें मेरी तरफ मोड़ भी नहीं सकता। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। वो एक पल के लिए रुका। आंखों में हल्की चमक के साथ उसने अहम को देखा। देखो ना, हमारा अहम कितना अकेला है। मैं उसके लिए एक छोटी सी बहन भी लाना चाहता हूँ। पायल उसकी बात सुनकर एकदम लाल पड़ गई थी। कहने को तो उसके पास कई शिकवे थे, लेकिन उसके लब खामोश हो गए। उसकी नजर अपने बेटे पर गई, जो अपने बाप के कंधे से लगा, अब गहरी नींद में सो चुका था। यही एक मौका था जब पायल हार गई थी। बेशक उसने न साल बहुत तकलीफ में गुजारे थे, लेकिन वह अपने 1.5 साल के बच्चे के लिए सब कुछ भूल गई। एक माँ की ममता तड़प उठी और उसने फौरन वो फूल उठाकर एक तरफ रख दी और अमन के सीने से लग गई। ये उसका जवाब था कि वह एक नई जिंदगी के लिए तैयार थी, और फिर अमन ने वह कर दिखाया जिसकी कल्पना भी पायल ने नहीं की थी। वो उसे सर आंखों पर बिठा था, अपनी हर गलती की हर रात माफी मांगता था, और अब पायल भी उसे माफ करके अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।